अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। सो डिटेल डिस्कशन के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन 14.1 है, अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि एक लूप ऑफ वायर है इस तरह से जो कि करंट को कंडक्ट कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में आप एज्यूम कर लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी बनाना चाहें। तो जिस रीजन में ये कॉइल पड़ी हुई है, ये लूप मौजूद है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये है एक्स एक्सिस, ये जो अपवर्ड एक्सिस है इसे आप वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, जेड एक्सिस भी कह सकते हैं, और इस केस में वाई एक्सिस बोर्ड से बाहर आ रहा है तो इसलिए वाई एक्सिस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये तमाम ही लाइंस एक दूसरे के साथ 90 के ऊपर मौजूद हैं। इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है वो इस तरफ है, अलोंग एक्स एक्सिस है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इट इज अलोंग आई। क्या पूछा गया है? फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज फ्लक्स अ मैक्सिमम? किस ओरिएंटेशन के लिए मैक्सिमम फ्लक्स होगा और किस ओरिएंटेशन के लिए इट विल बी मिनिमम? फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स अ मिनिमम? सो हम ये बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फार्मूला लिखा जाता है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जो फर्दर स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक बी ए कॉज ऑफ थीटा लिखा जाता है। अब अगर आप मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हो और आप जो टर्म्स है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इनको कांस्टेंट कह देते हो, तो इस सूरत में मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के। तो जो कॉस थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल आती है? 1 के इक्वल आती है। दैट मीन्स इस केस में जो थीटा है वो कॉस इनवर्स ऑफ 1 होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। दैट मीन्स अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वेक्टर एरिया हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया या स्केलर एरिया हो, तो उस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और ये केस क्या होगा कि लेट से मैं कहता हूँ कि जो लूप ऑफ वायर है वो यहाँ पे इस तरह से मौजूद है। दैट मीन्स इस लूप ऑफ वायर का जो नॉर्मल है वो इस तरफ बन रहा है, ये है नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल है, और किसी भी जगह के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रीजन के अंदर से पास कर रही हैं, लेट से इस तरह से, वो इस एरिया के साथ क्या एंगल बना रही हैं? 90 का एंगल बना रही है। यहाँ पे भी एंगल क्या है? 90 का एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्केलर एरिया या फिर प्लेन ऑफ एरिया के साथ परपेंडिकुलर है लेकिन वेक्टर एरिया के साथ पैरेलल है, इसी वजह से एंगल 0 डिग्री बन रहा है और कॉस 0 किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। तो इस वक्त जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड बी और एरिया मैग्नीट्यूड ए का प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल वैल्यू रखता होगा। नेक्स्ट बात जो की गई है वो ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा? सो अगेन जो मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगेन प्रोपोर्शनल तो वो किसके है? कॉस थीटा के है। इसकी जब वैल्यू मिनिमम होगी तो उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स भी मिनिमम होगा। तो इन दिस केस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0 और इसका आंसर होता है 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर पहले की तरह से हम एक्स वाई और जेड एक्सिस ड्रॉ कर लें इस तरह से कि लेट से ये है एक्स एक्सिस बोर्ड से बाहर आता हुआ, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो अगर केस इस तरह का है कि मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और जो लूप मौजूद है वो लूप इस तरह से मौजूद है कि उसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो उसका प्लेन है जो एरिया स्केलर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है।
दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द एरिया, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ एरिया या फिर स्केलर एरिया। तो इस केस में जो एंगल है वो कितना बनेगा, वो एंगल बनेगा 90 डिग्री नॉर्मल का, और जो एक्सप्रेशन है फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, उसमें जब कॉस थीटा जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इसका एक केस और भी हो सकता है, वो ये कि अगर ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और जो लूप मौजूद है वो यहाँ पे इस तरह से मौजूद है। दैट मीन्स ये लूप भी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन जो इसका नॉर्मल है जो कि हमारी तरफ आ रहा है वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो इस केस में भी मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा। इस बात का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब है, जब प्लेन कहाँ पे मौजूद है, वाई जेड प्लेन में। दैट मीन्स ये वाई है और ये लाइन जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो इस वक्त मैक्सिमम फ्लक्स के लिए जो प्लेन ऑफ द एरिया है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो वाई जेड प्लेन के अंदर मौजूद होना चाहिए। और जो मिनिमम फ्लक्स है दैट मीन्स जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो उस वक्त जो प्लेन है वो क्या होना चाहिए, वो प्लेन होना चाहिए इस केस में एक्स और वाई प्लेन, और इस केस में एक्स और जेड प्लेन। सो इसका मतलब है कि जब प्लेन के अंदर खुद एक्स आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कॉइल से वो जीरो होगा। सो ये सारी डिटेल हमने डिस्कस कर ली। अब इस आंसर को हमने लिखना किस तरह से है वो देख लेते हैं। इसको हम रीड आउट करेंगे कुछ इस तरह से, द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए दैट इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। Here we are concerned with orientation only, so magnetic field strength B and magnitude of area A will remain unchanged या फिर constant. The magnetic flux through the loop will be maximum if scalar area will be held perpendicular to the direction of magnetic field lines, i.e. the loop lies in YZ planes. So इसके लिए हमने साथ डायग्राम भी प्लॉट करनी है कि लेट्स से ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है और बोर्ड से बाहर आती हुई ये y एक्सिस है, और जो लूप है वो कहाँ पे मौजूद है, वो इस YZ प्लेन में मौजूद है। दैट मीन्स ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं वो इस तरह से पास कर रही हैं। दैट मीन्स वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन यहाँ पे बनने वाले नॉर्मल के साथ क्या हैं, वो पैरेलल हैं। सो आपने ये बात रिप्रेजेंट करनी है यहाँ पे डायग्राम बना के। इन दिस केस द नॉर्मल टू द एरिया n hat or the direction of vector area A will be parallel to the magnetic field B. Mathematically phi B is equal to B dot A, that is equal to BA cos 0 degree, that is equal to BA because cos 0 is 1 and it is a maximum value. Next है subsequently the magnetic flux through the loop will be minimum if scalar area will be held parallel to the direction of magnetic field lines, i.e. if the loop lies in xy और xz plane. तो इसको भी हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बताना है कि लेट्स से ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये है y एक्सिस। डायग्राम दो दफ़ा ड्रॉ करनी है हमने। सो यहाँ पे दोबारा से बना लेता हूँ कि लेट्स से ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये है y एक्सिस। अब अगर यहाँ पे जो आपने लूप प्लेस की है वो लूप इस तरह से है कि वो कहाँ पे है, वो है एक्स जेड प्लेन के अंदर, कि लेट्स से ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से पास कर रही हैं। सो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के थ्रू पास नहीं कर पाएगी क्योंकि इसका नॉर्मल हमारी तरफ है और नॉर्मल टू द एरिया या वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, और इसके अलावा जो प्लेन ऑफ द एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या है, पैरेलल है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। और नेक्स्ट ये कि अगर लूप एक्स वाई प्लेन में मौजूद है इस तरह से कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मौजूद हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही हैं कुछ इस एरिया के नीचे से,
और कुछ इस एरिया के ऊपर से। तो इस वक्त भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ एरिया के पैरेलल हैं, लेकिन जो नॉर्मल बनता है उसके साथ परपेंडिकुलर है। सो यही बात बताई गई है। इन दिस केस द नॉर्मल टू द एरिया n हैट और द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैथमेटिकली phi b इज इक्वल टू b डॉट a दैट इज इक्वल टू b a cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0 एंड इट इज अ मिनिमम वैल्यू। सो इस तरीके से डायग्राम्स ड्रॉ करके आपने ये क्वेश्चन इस तरह से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 14.2। पूछा गया है अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बी डॉट डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एनक्लोज्ड विद इन द एम्पीरियन पाथ। जिसमें हम जब प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कांस्टेंट आता है मो नॉट, जो कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। ये कूलम कांस्टेंट के की तरह के ही मानी रखता है। और इसमें अगर बात की जाए किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, जो कि सर्कल्स की सूरत में होती है जिसका रेडियस r होता है, तो हमने क्या किया था कि इस पूरे लेंथ को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, चलते चलते यहाँ पे जनरल एलिमेंट था डेल्टा Li और लास्ट एलिमेंट था डेल्टा Ln। हर केस में ही मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एलिमेंट के पैरेलल थी, इसलिए जो b डेल्टा L cos थीटा है उसमें हमेशा ही एंगल 0 डिग्री आया था और cos 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए सम बन गया था I इज इक्वल टू 1 to n b डेल्टा L इज इक्वल टू मो नॉट I। और चूंकि सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं लार्ज नंबर्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स की सूरत में, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो वायर से एक सर्टेन फासले के ऊपर सेम ही होती है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे b को कॉमन निकाल लिया था और यहाँ पे जो समेशन वाली टर्म है वो सिर्फ लेंथ के ऊपर अप्लाई हुई थी। और स्केलर फॉर्म्स में जब ये तमाम लेंथ्स ऐड होती हैं तो सर्कल का सरकमफ्रेंस बन जाता है। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या फार्मूला रखता है? उसका फार्मूला होता है 2 पाई r। सो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू मो नॉट I, या फिर b इज इक्वल टू मो नॉट I ओवर 2 पाई r, ये फार्मूला बन जाता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? सिंस करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चूंकि करंट किस तरह से डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से। डेल्टा लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो वही मतलब रहता है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। अगर चार्जेस स्टेशनरी हैं तो फिर ये रेट तो जीरो है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। तो जब करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस क्या वैल्यू रखेगी? जीरो। आप यहाँ पे इसको जीरो करके भी मैग्नेटिक फील्ड को जीरो डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फिर पूछा गया है व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस। तो जब चार्जेस मूव करेंगे तो यहाँ पे चार्ज फ्लो रेट जीरो नहीं होगा, तो करंट भी जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं होगी। अगर यहाँ से डिस्क्राइब करना है तो करंट जीरो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है। किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स के स्टार्ट पे चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्ट पे ये बात बता चुका हूँ कि एक चार्ज की कुछ स्टेट्स हो सकती हैं। पहली स्टेट है रेस्ट, दूसरी है यूनिफॉर्म मोशन और तीसरी है एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो अपने गिर्द कौन सी फील्ड बनाता है? अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। तो जब यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे होगा और करंट जीरो होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी तो उस वक्त वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा होगा। और जब ये वाला केस होगा कि चार्ज रेस्ट पे नहीं है, फ्लो कर रहा है, स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सूरत में वायर के गिर्द क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और अगर चार्ज अपने सेंट्रल पॉइंट पे ऑसिलेट कर रहा हो, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो फिर वो कौन सी फील्ड बनाता है? फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो कि स्पेस में ट्रैवल करती है। ये प्रोग्रेसिव वेव होती है, जबकि ये दोनों स्पेस में ट्रैवल नहीं करती, ये नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अब ज़रा आंसर को प्रॉपरली रीड आउट भी कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना आंसर इस तरह से, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को हम एम्पियर्स
सर्कटल लॉ भी कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट प्रेजेंस कैन बी फाउंड यूजिंग द रिलेशन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स B डॉट डेल्टा L इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड within the Amperian path. If charge is at rest, then charge flow rate with respect to time is 0. That means I is equal to delta Q by delta T is 0. So Ampere's law becomes sum of all the elements B dot delta L is equal to mu naught times 0 या फिर 0. So it can be concluded that magnetic field in the vicinity of a stationary charge is 0, जैसे कि हम इस इक्वेशन में बता चुके हैं. नेक्स्ट हम लिखेंगे on the contrary, इसके opposite, if the charge is in uniform motion then charge flow rate with respect to time is not equal to 0, i.e. I is equal to delta Q by delta T is not equal to 0. So the Ampere's law becomes sum of all the elements B dot delta L is equal to mu naught times I, that is not equal to mu naught times 0, that is not equal to 0. From above relation it is clear that magnetic field near a moving charge will not be 0. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. स्टेटमेंट है डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट I if length of solenoid is doubled but the number of turns remain the same and the number of turns is doubled but the length remains the same. तो यहाँ पे हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं. लिखते हैं we know that the strength of the magnetic field inside a current carrying solenoid along its axis is given by B is equal to mu naught times Ni, where N represents the number of turns of the solenoid per unit length, i.e. small n is equal to N by L. So B is equal to mu naught N over L into I. ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है. अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए. पार्ट ए में क्या बात की गई है? कहा गया है इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड बट इट्स नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम. तो इस केस में हम लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को रिप्लेस कर देंगे 2L से. सो द एक्सप्रेशन फॉर न्यू मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम, क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? इट विल बी इक्वल टू B प्राइम इज इक्वल टू मो नॉट N ओवर L प्राइम I. चूंकि लेंथ तब्दील हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी तब्दील होगी. सो लेंथ प्राइम किसके इक्वल पुट करनी है? हमने 2L के इक्वल पुट करनी है. सो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? B प्राइम विल बी इक्वल टू मो नॉट N ओवर 2L I और B प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मो नॉट N ओवर L इंटू I. हमने शुरू में ये बात लिखी थी कि जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है वो मो नॉट N ओवर L इंटू I के इक्वल है. तो हम इस पूरे टर्म की जगह के ऊपर ओल्ड B पुट कर सकते हैं. सो B प्राइम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ
old B. In this case, the strength of the magnetic field will become the half of its initial value. फिर नेक्स्ट पार्ट है बी. बी पार्ट में क्या कहा गया है? इफ नंबर ऑफ टर्न्स of the solenoid is doubled but its length remains the same, then new number of turns will be 2 times old number of turns. So the expression for new magnetic field becomes B prime is equal to mu naught n prime over L into I. It becomes B prime is equal to mu naught n prime की जगह पे पुट कीजिए 2n by L into I. जो टर्म नई आ रही है फार्मूले में उसको अलहदा कर लें, मो नॉट एन ओवर एल इंटू आई. फिर आप रेफरेंस दें कि आपने टॉपिक के शुरू में लिखा था कि जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है वो मो नॉट एन ओवर एल इंटू आई होती है, इसलिए आप इस एक्सप्रेशन की जगह पे सिंपली बी पुट कर लें. एक्सप्रेशन बन जाएगा बी प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओल्ड बी. सो in this case, the new magnetic field will have the double strength as compared to its old या फिर initial वैल्यू. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चंस. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए. रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला कॉल कंटिन्यू होंगे. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज.